अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 91 का सेक्शन 2 ये कहता है कि सदर मुमलिकत की आइनी जिम्मेदारी होती है कि आम इंतखाबात होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। वज़ारत पार्लिमानी उमूर सदर को एक समरी इरसाल करती है और इस पर उनको दस्तखत करना होते हैं ताकि इजलास अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर बुलाया जा सके और हुकूमत साजी का अमल स्मूथली मुकम्मल हो सके। मगर खबरें ये आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी को 4 दिन हो चुके हैं समरी मौसूल हुए, मगर उन्होंने अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं और ऐसा करने की वो मंतक क्या दे रहे हैं। उनकी मंतक ये है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है और उनका इशारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें PTI के आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं और इन नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आना भी बाकी है। अब निगरान हुकूमत तो ये कह रही है कि अगर सदर इजलास नहीं बुलाते तो फिर स्पीकर 29 फरवरी को खुद इजलास बुला सकते हैं। मगर नाज़रीन, सदर मुमलिकत का तहरीक इंसाफ के साथ पार्टी बनना और जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिशें कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार पार्टी बनकर आईन और कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते रहे हैं और उनके कई फैसलों को आला अदालतें स्ट्राइक डाउन करती रही हैं। 2022 की अगर बात करें, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी तो उन्होंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बलियाँ तोड़ दी थी। इससे पहले उन पर ऐवान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म के कहने पर जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस भेजने के भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तो क्या वजह है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान के सदर से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन होने का फ़र्ज़ निभाते नजर आते हैं? और क्या ये बात एक मुल्क के सदर को ज़ेब देती है कि कौमी सलामती, आइन, कानून और जमहूरियत पर एक पार्टी की सियासत को तरजीह दें? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब। राव खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, जबकि साकिब बशीर हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या सदर आरिफ अलवी एक बार फिर जमहूरी अमल में रुकावट पैदा करने के दर पे हैं? दर पे तो वो नज़र आ रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बताया। गुंजाइश कम है क्योंकि आपका इतना जामे था जो आपने दिया इंट्रो। बात यह कि अगर आप पिछले कोई 15-20 बरस की अपनी सियासत और मुआशरत देखें तो हमें 2-3 चीज़ें तो नज़र आती थी। मसलन हमें नज़र आता था ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, धौंस धांधली है। एक और चीज जो बड़े आराम सुकून से क्रीप इन कर गई है ना, जो अंदर आ गई है, वो है जिद। अच्छा, पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि जोर जबरदस्ती की हद तक भी ठीक था, धौंस धांधली भी हमने देख ली, हमारे इलेक्शन में भी जो कुछ होना है वो हो गया। अब सवाल यहां ये है कि ये किस किस्म की जिद है कि आपको एक तरफ जिद लगी हुई है जी मुझे क्यों निकाला, मुझे पहले बताएं मुझे क्यों निकाला। अच्छा, उसके बाद एक तरफ जिद लगी हुई है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, मैं आऊंगा तो यानी पाकिस्तान चलेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो पाकिस्तान चलेगा। दूसरी तरफ जिद लगी हुई है कि हमें जब तक 5 वजारतें नहीं मिलेंगी हम आपके साथ नहीं हैं। तीसरी तरफ यह है कि हमारी जिद है ये कि हमने आपको नहीं बनने देना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जिद का एलिमेंट बात करने के बाद अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं यानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इन्होंने अपने पूरे इस टेन्योर में जो इन्होंने गुजारा है, याद रहे कि इनका टेन्योर यानी खत्म हो चुका है और वो इसीलिए यानी इस ओहदे पे अभी विराजमान हैं कि नए सदर के आने तक उनकी यानी तौसीह हुई है। बिल्कुल। इन्होंने अपने किरदार से बताया कि मैं PTI का हूं, मैं PTI का था और मैं PTI कर रहूंगा, जिस हद तक कर सकते थे। अब उसमें हमने ये भी देखा कि PTI जिसको वो खुश करने में लगे हुए थे वो भी उनसे नाराज नजर आई। इसका मतलब ये है कि कहीं पे इस तरफ भी रखना है पलड़ा और इस तरफ भी रखना है पलड़ा, ये भी हमें नजर आया। जबकि सदर को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, उनको तो इम्पार्शियल होना चाहिए। नुकसान हुआ कि ये देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो बहुत ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए क्योंकि वो इन सब चीजों से, पार्लियामेंट से मुबर्रा है, वो रियासत पाकिस्तान के सरबराह है। अब वो बन के दिखाया कि नहीं? हमने देखा कि वो निटी ग्रिटीज में गए, उन्होंने जो है वो माइक्रो मैनेज किया चीजों को। मिसाल के तौर पे एक उनका बिल गया था जो पता नहीं चला वो कहां चला गया और बाद में पता लगा कि वो बारों बार पीर बदाई होता हुआ वो पास भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये चीज जो है ये मुझ तक पहुंची नहीं और चूंकि पहुंची नहीं लिहाजा इंक्वायरी की जाए।
अब उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जगह एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे याद है खातून का नाम आया, उस खातून ने पहले ही हाथ उठा दिए कि भाई मैं इस खखेड़ में नहीं पढ़ सकती, मैं बनती नहीं हूं। ठीक है। अब ये किरदार जो है सदर पाकिस्तान का, ये तो हमें नजर आ गया कि वो पीटीआई की तरफ हैं, लेट से 80 to 85%, और 15% जो है वो अपने ओहदे की जो है जरूरियात उसको पूरा कर रहे हैं। इस वक्त जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है वो एक तो जिद आपको नजर आएगी कि जब तक रिजर्व सीटें नहीं होती, जब तक असेंबली पूरी नहीं होती, मैं ये समरी, मुझे डर ये है कि ये समरी गायब ना हो जाए, मुझे डर ये है कि ये समरी दोबारा ना लिखनी पड़े। लेकिन अच्छी बात ये है कि आईन में, कानून में इसका मुतबादिल मौजूद है। स्पीकर सदर पाकिस्तान एक दिन तक नहीं करते, अगले दिन स्पीकर बुला लेगा। अब उसमें जो कुंडी मुझे नजर आ रही है ना, जो मुझे छुपी हुई चीज नजर आ रही है, देखिए 6 जमाती जो इत्तेहाद है उसने आसिफ अली जरदारी साहब को, हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने उसको करना है, पीटीआई की तरफ से अभी कोई आया नहीं है। मेरा अपना ये अंदाजा है कि हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं, अब वो सदर बन गए, उसके बाद उन्होंने जाना कहां है, क्या करना है, ये उनके सामने इस वक्त एक सवालिया निशान है। और उनकी ख्वाहिश लगता है कि यही है कि उनको पीटीआई की तरफ से जो है, या सुन्नी इत्तेहाद जिसको हम आजकल कह रहे हैं, उनकी तरफ से सदर पाकिस्तान के लिए दोबारा चुनने के लिए उनका नाम दिया जाए। अब इस एंगल को जब आप देखते हैं तो आपको साफ नजर आ जाता है कि अब वो खुल के वो सब करेंगे जो कि पीटीआई के हक में जाता है। और पीटीआई के हक में इस वक्त क्या बात जाती है कि ये जी हुकूमत हमने बनने नहीं देनी, बन गई तो चलने नहीं देनी, चाहे हमें आईएमएफ के पास बड़ा अफसोसनाक वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बड़ा अफसोसनाक है। बड़ा खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि आपको भी सदर का जो कैरेक्टर रहा है इन तमाम सालों में जब से वो सदर मुमलिकत के ओहदे पर फायज हुए, क्या उनका कैरेक्टर शेडी नजर आया? क्या वो एक पार्टी के आलाकार बनते हुए नजर आए? और इस वक्त जो कर रहे हैं, आपको लगता है जो मंतिक वो दे रहे हैं इसके पीछे, वो ठीक है, कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है या नहीं है? देखिए, एक तो सदर की जो बुनियादी तौर पे आइन में जो डेफिनेशन है वो पार्लियामेंट 3 अज्जा पे मुश्तमिल है, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर जी। तो उस आइनी तौर पे भी वो हिस्सा है पार्लियामेंट का, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो पार्लियामेंट का इंटेग्रल पार्ट है। और पार्लियामेंट उनकी जिम्मेदारी है उसकी स्मूथ रनिंग, उसके बिज़नेस को मैनेज करना, उसके इजलास वक्तन फ़क्तन बुलाना, साल में जितने दिन होते हैं इजलासों के वो पूरे करना, 120 दिन जो होते हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी बहुत एक बुनियादी जिम्मेदारियों में से है। बाकी छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं उनकी, कभी कभार जो उनको आती हैं वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही है। बंदा किसी बिल्डिंग के दरवाजे पे बैठा था, लोग जा रहे थे, एक बंदे ने आके पूछा कि मैं अंदर चला जाऊं, उसने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं जा, बाकी सारे जा रहे हैं। कहता उन्होंने को पूछा था। तो इनसे जब पूछते हैं तो ये रोक लेते हैं, वैसे कोई गुजरता रहे, जैसे लॉ पास हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, नीचे से वो पास होकर चला भी जाता है, और वो इल्ज़ाम जैसे नजम साकिब साहब ने कहा उस पर लगाना पड़ता है। मुझे कोई इनका रवैया समझ नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक कि पीटीआई की पॉलिसी कोई इनको दी गई है या पीटीआई की पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं। अच्छा? पीटीआई को भी पता है, उसके लीगल जितने भी ब्रेन्स हैं सबको पता है कि 21 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इजलास होना है, और वो हो जाना है। क्योंकि अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन में सब कुछ आपके एतराज़ात के बावजूद उसके रिजल्ट जारी हो रहे हैं, और बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें हो रही है, पंजाब का इजलास हो गया, सिंध का हो गया, बलूचिस्तान का होने जा रहा है, केपी का भी हो जाएगा, कौमी असम्बली का भी हो जाना है, तो उसमें आप क्या कर लेंगे? इस किस्म की हरकतें करके क्या अचीव करेंगे? सिवाय इसके कि आप जाते जाते आप रुसवाई कमाना चाहते हैं। आप सदर अब रह नहीं सकते, आपकी हुकूमत पूरी हो चुकी है मुद्दत, आगे इलेक्शन होने हैं, और वो होने ही होने हैं इलेक्शन, और उसमें आपका कोई नॉमिनेशन भी मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई नॉमिनेशन भी करेगी इनकी। और इनके हवाले से मेरा ख्याल है पीटीआई भी काफ़ी अब उनकी रिजर्वेशंस हैं। साकिब, ये बताइए कि क्या खबरें हैं, सदर क्यों दस्तखत नहीं कर रहे? 25 तारीख हो गई है, 29 तक बुलाना है, 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन से पड़ी हुई है समरी। क्या वो इलेक्शन कमीशन के फैसले का वेट कर रहे हैं जो मखसूस नशिस्तों को लेकर आना है?
जी बिल्कुल, वो फैसले का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई बतौर जमात भी यही कह रही है। कल पंजाब की जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का मामला था तो वहाँ पे भी उन्होंने यही पॉइंट रेज़ किया, और पीटीआई मुतालबा भी यही कर रही है कि जब तक कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन ने भी फ्राइडे को ये डिसाइड करना था, उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुख्तसरन मैं बात करूँ तो 2-3 दफ़ा रिसेंट पास्ट में अडियाला जेल में भी 1-2 दफ़ा प्रोसीडिंग के दौरान भी और बाहर जो अदालतें थी उनके दौरान भी सदर आरिफ अलवी के किरदार के हवाले से जब जो साबिक चेयरमैन पीटीआई है उनसे बात हुई तो वो भी काफ़ी नालान नजर आते हैं। अच्छा, ऐसे लगता है कि सदर आरिफ अलवी जाते जाते पीटीआई को कुछ जो है वो खुश करने की कोशिश किए हुए हैं। नालान इस पॉइंट पे है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत गई थी तो उस वक्त आपको शायद याद हो कि सदर आरिफ अलवी ने खत लिखा था, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये कह के गई कि एक्ट जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है। तो वो एक कंफ्यूजन थी, तो उस कंफ्यूजन में सदर ने तारीख नहीं दी थी। तो उस दौरान जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सदर ने क्यों तारीख नहीं दी। तो ये पॉइंट आया, लेकिन जब सदर ने तारीख नहीं दी थी, इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया था, तो उस पर पूरी पीटीआई जो है बहुत नालान थी कि सदर ने क्यों नहीं तारीख दी। लेकिन इससे कबल 2 पॉइंट्स, एक जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है इनके खिलाफ जब रेफरेंस आया था उस वक्त भी इनको सुबकी का जो है वो सामना करना पड़ा था। फिर दूसरा 10 अप्रैल 2022 है जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, वहां पे अदम एतमाद वाला मामला था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी थी उसमें भी इनके खिलाफ चीजें जो लिखी गई थी इनके एक्ट के खिलाफ। तो मेरा यह ख्याल है कि गैर जरूरी तौर पर वो एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं और अपनी पीटीआई के तरफ जो है वो हाजिरी लगवाने की कोशिश है, बजाय ऐसे लगता है। चलें देखते हैं कि वो कितना कामयाब हो पाते हैं इसमें, लेकिन ये एट द कॉस्ट ऑफ आइन और कानून नहीं होना चाहिए। नजमुल साकिब साहब जरा आ जाते हैं इस बात पे, ये जो अंदरूनी खलफशार हमें नजर आ रहा है पीटीआई के अंदर, बैरिस्टर अली जफर साहब की स्टेटमेंट आ गई, उनको नॉमिनेट किया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और हिचकिचाहट का वो इजहार कर रहे हैं और उसकी रीज़न वो ये दे रहे हैं कि जी मुझे मुकदमात पे फोकस करना है। ये रीज़न समझ आती है आपको? ये देखिए, अली जफर साहब एक बहुत मंझे हुए कानूनदान हैं और वो हमारे जैसे थोड़ी है कि कहेंगे जी मेरा दिल नहीं चाह रहा या मुझे आगे कुछ अंधेरा नजर आ रहा है। वो तो कोई कानूनी जवाब देंगे और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया पसंद आया कि मैंने उनको जेल से निकालना है और अगर मैं चेयरमैन बन गया तो मेरी तो ख्वाहिश होगी वो जेल में ही रहें। देखिए, मुझे जो नजर आ रहा है ना इस वक्त पीटीआई का, उसमें जो है वो कुछ मुझे इंडिकेशंस मिली हैं ख़ास तौर पे खान साहब के जेल में जाने के बाद, जिससे मुझे ये लगता है कि पीटीआई को अब तहरीके इंसाफ है ना, इनको अभी एक सियासी जमात बन जाना चाहिए और सियासी जमात बन के दिखाना चाहिए। सियासी जमात जिसमें कि ये होता है खुदा न खास्ता अगर लीडर को कुछ होता है तो उसके बाद क्या होगा। अभी तक ये है कि हमने इलेक्शन में भी देखा कि जो वोट पड़े वो खान को पड़े, जो वोट पड़े वो पीटीआई को पड़े, लेकिन फिर उसके बाद क्या है। मिसाल उसको यानी इस तरह से दे सकते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब की एंट्री होती है पीटीआई में और वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो एक पासे हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक स्पोक्स पर्सन की जरूरत थी जो कि जेल में खान साहब हैं तो वो उनके बिहाफ पे बात कर सके, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी। हमने ये देखा कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई गौहर नायाब है और कभी अली जफर साहब आ रहे हैं। बाद में पता लगा जी असल बात तो जो है वो मरवत साहब कर रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं आई कि आपका स्पोक्स पर्सन कौन है। देखिए, अगर मुख्तलिफ आवाजें आनी शुरू हो जाए ना तो लोगों का एतबार और एतमाद उठ जाता है। तो सबसे जरूरी बात तो ये कि आपका कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो कि नहीं है। ठीक है। अभी आपने गौहर साहब को चेयरमैन बनाया, वो जो इंट्रा पार्टी एक छोटी सी ग्राउंड में हुई, अभी उनको एक तरफ साइडलाइन कर दिया गया है। अभी अली जफर साहब आए हैं, अली जफर साहब को भी पता लगा है वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। लतीफ खोसा साहब इस वक्त सीन पे हैं ही नहीं। मरवत साहब हैं और वो कुछ और बातें कर रहे हैं कि जी यानी केपीके में ऐसा होना चाहिए था और फलां फलां फलां। देखिए, एक तरफ तो ये है कि कोई जानशीन नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि कोई स्लीब उठाने को भी तैयार नहीं है। ये जरा नोट कीजिएगा, ये एक स्लीब है जो उठानी है। इलेक्शन में अब सबको पता लग गया है कि हुकूमत तो हम बना नहीं सकते, हमारा मुस्तकबिल जो है वो 3-4 साल, 2 साल, 4 साल उधर तक हमें वेट करना पड़ेगा। और आगे नजर क्या आ रहा है, पीटीआई को सिर्फ 2 चीजें आगे नजर आ रही हैं, मुश्किलात और अदालतें।
ये दो चीजें नजर आ रही है। अब इस सूरत हाल में चेयरमैन कौन बनेगा, और इस वक्त की आखिरी बात, सबको पता है कि अगर इंट्रा पार्टी ये 4-5 मार्च को करा भी लेते हैं, कोई चेयरमैन बन भी जाता है, तो वो सिर्फ बातों का चेयरमैन होगा। अच्छा, असली चेयरमैन तो ठीक खान है। लिहाजा इसमें मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि खान को पीटीआई की तंजीमें नौ करनी है, तहरीक से उनको सियासी जमात बनानी है, और पीटीआई को इस वक्त एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो जेल से बाहर हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है। राव खालिद साहब, क्या इस डिवाइड की यही वजह है कि पीटीआई एक वन मैन पार्टी बनी रही है, नाउ दैट द मैन इज नॉट ऑन द ग्राउंड, तो अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, पावर किसके पास है, किसकी सुननी है, किसकी चलनी है? देखिए, वो ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनसे राब्ते में हैं लोग, उनसे रेगुलरली मिलते रहते हैं, उनको गाइडलाइन भी मिलती रहती है, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इलेक्शन में जिस तरह से नॉमिनेशंस हुई, टिकट्स दिए गए, टिकटों की तकसीम हुई, नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, सबसे ज़्यादा जमातों से उन्होंने फ़ाइल किए नॉमिनेशन पेपर, पीटीआई ने सूबाई हो बल्कि कौमी हो और पूरे मुल्क में किए। तो दैट शोज़ कि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, किसी हद तक कर भी चुकी है। तो ये कहना कि वो उनके ना होने से कोई पार्टी को कोई बहुत बड़ा धचका लग गया या पार्टी टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वो नहीं है। अच्छा। और जिस दिन वो बाहर आएंगे, नो डाउट, ये तो एक ब्रांड है ना इमरान खान और पीटीआई, वो ब्रांड उसने चलना है, और उसके जो नारे हैं वो भी इंटैक्ट है, जितने भी उन्होंने लगाए सब कामयाब हुए। एब्सोल्युटली नॉट हो, या वो गुलाम वाला हो, या तब्दीली वाला हो, जिससे सबसे अब वो वापस पलट गए। तो वो जिस दिन बाहर आएंगे वो सारा वो एक यूनिफाइंग फोर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो एग्जिस्ट करते हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, वो यूनिफाइंग फोर्स रहेंगे। एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम करने की ज़रूरत है, कल भी मैंने बात की थी, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको नहीं बाकी पार्टीज़ को भी, क्योंकि ये नहीं होंगी पार्टी, ऑर्गेनाइज पार्टीज़ नहीं होंगी तो इसी तरह रहेगा। कभी को पार्टी 10 सीटों पे आ जाएगी, कभी को 50 पे चली जाएगी, कभी को 12 पे आ जाएगी, कभी एक सूबे तक रह जाएगी, कभी 2 ज़िलों तक रह जाएगी। तो यही चलता रहेगा सिलसिला, जब तक एक प्रॉपर जो दुनिया भर में जिस तरह से है 2 पार्टी सिस्टम हो, 3 हो जाए, लेकिन कम अज़ कम को ऑर्गेनाइज पार्टीज हो तो उस पर चलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। पीटीआई को तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश भी की थी एक बीच में इलेक्शन कराने की, जिसमें वजूद्दीन अहमद नाराज़ भी हो गए थे उस वक्त, वो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब की वो कशमकश का शिकार हो गया इलेक्शन। ठीक है साकिब, आपके पास क्या खबरें हैं? अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र नहीं बनना चाहते, एक तो वो क्यों नहीं बनना चाहते, इस बारे में क्या इत्तलात है, और अगर वो नहीं बनना चाहते तो फिर उनकी जगह अब कौन आएगा? बैरिस्टर अली गौहर ही होंगे दोबारा से? जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनमें जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने का वक्त ख़त्म हो चुका है, और अच्छा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब उनके सेक्रेटरी जनरल होंगे, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पूरा पैनल जमा करा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तय हो गई कि बैरिस्टर अली ज़फ़र नहीं आ रहे, बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन पीटीआई होंगे। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र क्यों नहीं बने? तकरीबन 3 रोज़ कबल जब उनकी नामजदगी हुई, तकरीबन 3 बजे ये अनाउंसमेंट हुई अडियाला जेल के बाहर, तो अगले रोज़ तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो वहीं पे मेरी मुलाकात हुई बैरिस्टर अली ज़फ़र से। अच्छा। तो उनसे पूछा मैंने कि कैसे आप जो है वो मैनेज करेंगे, आप लीगल ग्राउंड पे देखते हैं तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? तो उनका जवाब जो था, मेरा ख्याल में उसी वक्त ये पता चल गया था कि आप वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि रात मेरी नामजदगी हुई और रात को मुझे इतनी कॉलें आई हैं पूरे मुल्क से कि किसी का कोई मखसूस नशिस्तों का मामला था, किसी की कोई टिकट का मामला था, किसी की और सीट का मामला था। तो इस तरह का उन्होंने कहा कि अगर मैं फिर जी बिल्कुल पूरी, उन्होंने कहा कि पूरी रात मैं जो है वो रात गए तक वो कॉलें और मैसेजेस और वही देखता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं लीगल ग्राउंड्स पे जितने भी लीगल मैटर्स हैं इमरान खान साहब के या पीटीआई के वो देख रहा हूं, तो एक ही मैं चला सकता हूं, 2 जो है वो नहीं चला सकता। तो उसी वक्त उनका ज़हन था कि मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा जो इमरान खान साहब से कि मैं जो है वो नहीं आना चाहता, आप जो है वो किसी और कोई जो है वो लेके आए। वो
वेलकम बैक नाजरीन। जमहूरियत के लिए जहां मजबूत हुकूमत और कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, वहीं मुतहर्रिक अपोजिशन और इख्तिलाफ राय भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर इख्तिलाफात नहीं होंगे, मुबाहिसे नहीं होंगे, तनकीद की गुंजाइश नहीं होगी तो वो सिस्टम जमहूरियत नहीं बल्कि आमरीत कहलाएगा। अब अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत पर नज़र रखे, जो फैसले हुकूमत कर रही है, जो कानून साजी और बिल्स वो लेकर आ रहे हैं, आया वो अवाम के मफाद में है या नहीं ये देखना, यानी ऐवान के अंदर हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर की जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त मुंतखब नुमाइंदों की बड़ी तादाद है जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रही है, और इसमें ज़्यादातर अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्लस PTI के हैं। ये अपोजिशन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कितना मुस्बत किरदार अदा कर सकती है, इसी पर डिस्कशन करेंगे। राव खालिद साहब, इस अपोजिशन को हम कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हुए देखेंगे या फिर कैओस का बाइस बनेगी? देखिए, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है क्या पहले तो हमें ये तय करना है कि क्या हम जमहूरियत या जमहूरी असूलों के मुताबिक हम उस तरह चलते हैं इंतखाबात से लेके हुकूमत साजी तक, और हुकूमत साजी में जो सौदेबाजियाँ होती हैं और फिर वो एक लूटों का किरदार आता है और इस किस्म की चीज़ें करके जब हम इस किस्म का जो एक जो इकट्ठा करते हैं मामला जिस तरह से बनाते हैं, तो क्या हम जमहूरी असूलों के मुताबिक कर रहे होते हैं, जो जमहूरियत हम फॉलो कर रहे हैं, कि या दुनिया भर में वही जमहूरियत है, उसी तरह से चलती है जमहूरियत? नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं है। हम बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की हमारे हैं। हमारे जो लीडरशिप है बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ जमातों की, वो भी एक आमराना सोच रखती है। कहते तो हम वोट से आए हैं, लेकिन सोच उनकी आमराना होती है, और वो हुकूमत में आके दो काम करते हैं। आप कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, एक तो सबसे पहले वो अपने अरेंजमेंट्स जो जिसमें वो मैक्सिमम अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को, अपने लाडलों को अहम पोस्टों पे लगा सके, ब्यूरोक्रेसी में अहम लोगों को अपने को लगा सके, अकरबा परवरी जिसको हम कहते हैं, उनको अकोमोडेट करें। उसके बाद वो डंडा लेके नैब से FIA और लेके अपोजिशन के पीछे चढ़ जाते हैं और उनको सियासी मुखालिफ की बजाय उनको दुश्मन समझते हैं। तो ये एक पैटर्न हमें अपनी पूरी सियासत में पिछले 70-72 साल से नज़र आता है। चौधरी ज़हूर इलाही जो थे, उनके भैंस चोरी में उन पर मुकदमा हुआ, और इस किस्म के यानी मुकदमात बनते हैं और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। हाँ। तो ये है, हम दूसरे अपोजिशन की सियासी स्पेस ख़त्म करने के लिए हुकूमत जो काम शुरू कर देती आते ही, तो अपोजिशन का जो किरदार है नो डाउट जमहूरियतों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटी सिस्टम है बुनियादी तौर पे वो उसको चलाता है, जहाँ पे कानून साजी से लेके पॉलिसी साजी से लेके सारा कुछ होता है। और कमेटियों में सबसे अहम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जो अकाउंट फॉर करती है, जो ऑडिट होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वजारतों के, महकमों के, उनको अकाउंट फॉर करती है, और उनके ऊपर वो अपने जो भी है ऑब्जर्वेशंस और चीज़ें, और वो उनके बड़े इख्तियारात भी हैं उसमें, और वो इस्तेमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी जब 2008 में आई, उस वक्त एक ट्रेडिशन सेट की उन्होंने कि जो अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था वो अपोजिशन जमात से लिया जाता था। बिल्कुल। तो वो चला, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब जब बने नवाज शरीफ के दौर में वो बने, तो उन्होंने ज़रा चेयरमैन के तौर पे अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो वो ऐसे ज़ेरे अताब आए कि अब वो कोई इलेक्शन ही नहीं जीत पाते बेचारे, वो उनको हार जाते या हरा दिया जाता है। जमहूरी असूलों पे चलना, जमहूरी रवैयों का होना, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, और हम इत्तफाक से बहुत ही नापैद है ये चीज़ें। और दूसरी जो चीज़ है कि जब कोई हुकूमत जाने लगती है, हमारा ये भी तजर्बा है मेरा तो सहाफ़त में होते हुए, कि जब कोई हुकूमत जाने लगती है वो अपनी सारी नाकामियाँ जो है ना वो मीडिया के सर थोप देती है कि ये मीडिया हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहा है, मीडिया इस तरह कर रहा है, मीडिया उस तरह कर रहा है, तो इस तरह करके फिर उसके वाइस वर्सा मैं APP में होता था, सरकारी न्यूज़ एजेंसी थी, तो उसमें प्रमोशनल स्टोरीज जब चलाई जाती थी ना हुकूमत की, हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, तो हम अज़राए तफन्नुन दोस्त कहते थे कि अब हुकूमत बचाने की जिम्मेदारी अगर APP पे आ गई है तो इसका मतलब हुकूमत फारग है। सही बात है। तो वो ये आखिरी नज़ला हम पे गिरता है आगे। तो बुनियादी तौर पर जो रवैया, हुकूमत का रवैया डिटरमिन करता है कि अपोजिशन किस किस्म का रोल अदा करेगी। आया उसको आगे लेके चलना है, बेहतर लेजिस्लेशन करनी है, बेहतर पॉलिसी साजी करनी है, बजट एक ऐसा बनाना है जो जिसमें वो सारी चीज़ें हों जिससे मुल्क में खुशहाली है, मुल्क में बेहतरी हो, आप फजूल खर्ची से बाज आएँ। आप अगर वजारतें कम करना चाहते हैं, फेडरल में तो हो ही जानी चाहिए, अब तो ज़रूरत ही नहीं है कि सारे सूबों के पास इख्तियार है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर अपोजिशन को साथ लेकर
लेकर चलना ठीक है। चाहेंगे तो चलेंगे, अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अपोजिशन भारी भरकम है लेकिन कोई बहुत अहम रोल अदा कर सकेगी। ठीक है, यानी आपको लगता है ये ऑपोजिशन इतना अहम रोल नहीं प्ले कर सकती। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, क्या मजबूत ऑपोजिशन मजबूत ऐवान के लिए या मजबूत हुकूमत के लिए या मजबूत जमहूरियत के लिए कितनी ज़रूरी है, और क्या ये वाली जो इस वक्त ऑपोजिशन बनने जा रही है ये वो किरदार अदा कर पाएगी? एक अच्छी और मजबूत ऑपोजिशन जमहूरियत का जुज़्व ला यनफक है, यानी एक ऐसा जुज़्व है जिसको आप अलहदा कर ही नहीं सकते। आपने शैडो गवर्नमेंट का भी सुना होगा जी। अब जमहूरियत को जब आप देखते हैं ना किताब में, तो वो आपको कुछ और नजर आती है। आप जब उसको देखते हैं यूके में वो डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट है, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ 3-4 बातें बताऊंगा, थोड़ा सा यानी देख लेते हैं कि ये जो जमहूरियत की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्या पाकिस्तान उनको पूरा कर रहा है। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि उस मुल्क में अगर जमहूरियत है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, क्या हमारे यहाँ होते हैं? नंबर 2, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गैर जानिबदार होती है, क्या हमारे यहाँ होती है? नंबर 3, वहां पे जो आपके यानी पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव्स है, जुडिशरी है और आपका मीडिया है, ये अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते, क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? सबसे अलग-अलग काम करना, अलग-अलग अपने अपने दायरे इख्तियार में रह के बात करना। अब ये मैंने आपको सिर्फ 4 बताए हैं जो कि जमहूरियत के बुनियादी असूल हैं। 5वें नंबर पे आती है आपकी अपोजिशन। ठीक है, देखिए, अगर तो अपोजिशन नहीं है, जो कि मेरे पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो भी हुकूमतें आई हैं उसमें अपोजिशन में लोग जाना चाहते ही नहीं है। आप अपोजिशन को समझते हैं कि ये यानी ये क्या जी, अपोजिशन में क्या इस दफा तो सारे ही अपोजिशन में जाना चाह रहे थे कुछ दिन पहले तक। पास कर सकते हैं ना, नहीं, वो तो एक सियासी नारा है। अच्छा। अब ये है कि बाय हुक और बाय क्रोक पीटीआई को अभी अपोजिशन में हम जाता हुआ देख रहे हैं, और एक दफा जब वो चले गए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी तारीख में जो सबसे मजबूत अपोजिशन की तवक्को रखी जा सकती है वो हमें पीटीआई के इन इंडिपेंडेंट से यानी होनी चाहिए। मगर हमारे यहां यानी अपोजिशन में को बैठना पसंद ही नहीं करता। एक तारीख मुरतब होगी मेरे ख्याल में रामीन जी, कि अगर ये हुकूमत इस तरह से बन जाती है, PDM2 ये 6 जमातें, इत्तेहाद वगैरह, PPP, नून ये हुकूमत बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी उनका बन जाता है, शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, तो उसके बाद जो अपोजिशन है, क्योंकि उसका बुनियादी एक ही काम है कि जो भी बिल पास हो रहा है, जो भी बात पार्लियामेंट में हो रही है, नेशनल असेंबली में हो रही है, वो इस तरीके से हो कि उसमें फलाह बहबूद आवाम की हो, उसमें वो एक यानी रोड़ा अटका सकते हैं कि भाई ये बात गलत कर रहे हैं आप। और सेनेट में हमने देखा है इक्का दुक्का आवाज आ जाती है। आपको लगता है पीटीआई में ये पोटेंशियल है इस तरह की ऑपोजिशन करने का, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करने का? जी बिल्कुल, ये रिवायत हमारे यहां पढ़नी चाहिए। अब ये है कि अब जो बिल पास होगा ना रामीन जी, अगर तो अपोजिशन मजबूत है तो वो बड़े ही कड़ाकेदार किस्म का होगा और वो सारे अवाम को, सारी पार्लियामेंट को वो मंजूर होगा। अल्लाह करे कि ये रिवायत पढ़े। ठीक है जी, दुआ ही कर सकते हैं। साकिब, हमने देखा था कि जब अभी पंजाब असेंबली में इजलास हुआ तो बड़ा शोर शराबा हुआ था उसके अंदर, हालांकि वहाँ पर जो पीटीआई के अरकान हैं, उनके जो आज़ाद अरकान हैं, उनकी तादाद फिर भी कम है बनस्बत कौमी असेंबली के। कौमी असेंबली में अब तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो 81 अरकान हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, या पीटीआई कह लें उसको। तो ये तो बड़ा खिचड़ी भी पक सकती है, ऐवान मछली मंडी भी बन सकता है, लेकिन अगर जमहूरी उसूलों पे पूरा उतरा जाए तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन भी हो सकती है। क्या होता आप ज़्यादा देख रहे हैं, किसके चांसेस हैं? जी बिल्कुल, एक तो जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं, उनमें अक्सरियत नए लोगों की है जो पहली दफ़ा जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, और उसमें दूसरा जो इजाफा है वो लीगल बैकग्राउंड के वकला भी हैं, बड़ी तादाद में वकला भी हैं, और तीसरा मामला ये है कि पीटीआई की मेन लीडरशिप नहीं है। मतलब जो वकला हैं या अगर बैरिस्टर गौहर भी हैं तो वो वकील, बतौर वकील थे, वो चेयरमैन आएंगे, और उमर अयूब हैं, वो पहले भी पार्टी में थे, लेकिन मेन जो लीडरशिप थी, टॉप की लीडरशिप आप जिसको कहते हैं, उसमें नहीं थे। तो पीटीआई किरदार तो बहुत अदा कर सकती है। डिस्कशन आपने सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।